हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ श्रद्धा और हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी साइंस को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम क्लास 8th का चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 2 है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, जिसका हम लोग एक लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। आप लोगों ने अगर ना देखा हो उस लेक्चर को तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, और अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो हमारे यूट्यूब चैनल को तो आप नर्चर पॉइंट यूट्यूब चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या है आपको डेली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अपना लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में जाना था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ये कहाँ रहते हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर हमने इनके कुछ यूजेस देखे थे कि किस तरह से ये हमारे फ्रेंड हैं और किस तरह से ये हमारे फो मतलब शत्रु हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे ना। और हमने पढ़ा था कि किस तरह से कर्ड बनता है और किस तरह से ब्रेड, इडली, डोसा, इस सब को बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं, है ना। बहुत सी ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये हमारे लिए एक फ्रेंड की तरह भी काम करते हैं, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे लिए फो की तरह भी काम करते हैं। तो हमारा ये चैप्टर इसी बेस पे है। तो हम लोग आगे का लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, अब नेक्स्ट क्या है, फर्मेंटेशन। ये क्या है, फर्मेंटेशन क्या है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो हम लोग जो अल्कोहल है वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बनाते हैं। तो ये ऐसा क्या होता है कि अल्कोहल फर्मेंटेशन से बन जाता है, हिंदी में इसको बोलते हैं किण्वन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, मतलब जो शुगर है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है। शुगर जो है अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो ये जो प्रोसेस है इसको डिस्कवर किसने किया, तो देखिए लुईस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को किसने डिस्कवर किया, लुईस पास्चर ने। आपको ये नेम बिल्कुल अच्छे से याद करके रखना है, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा फ्रेम होता है कि फर्मेंटेशन प्रोसेस को किसने डिस्कवर किया। तो किसने डिस्कवर किया, लुईस पास्चर ने डिस्कवर किया। अब ये जो शुगर है वो अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट होती है, ऐसा कौन सा आइटम है, क्या रॉ मटेरियल हम लोग इसमें यूज करते हैं। तो नेचुरल शुगर इज प्रेजेंट इन बार्ले, मतलब बार्ले आप जानते हैं ना, जौ जिसको बोलते हैं। व्हीट तो आप लोग जानते ही होंगे, व्हीट, राइस, क्रस्ड फ्रूट जूस। तो इनमें क्या होता है, नेचुरल शुगर प्रेजेंट होती है। मतलब ये हमें क्या है, अगर हम इनको खाते हैं तो हमें हल्का सा स्वीट मीठापन सा लगता है ना, तो वही नेचुरल शुगर होती है। तो इसी को हम लोग फर्मेंटेशन के प्रोसेस से हम लोग बार्ले से, व्हीट से, राइस से, फ्रूट से क्या बना लेते हैं, अल्कोहल बना लेते हैं। तो आपको फर्मेंटेशन का प्रोसेस समझ में आया कि किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी हेल्प करते हैं। तो ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंडस्ट्रीज में भी हमारी हेल्प कर रहे हैं ना, मतलब ये सब काम इंडस्ट्रियल एरिया में होता है, इंडस्ट्रीज में होता है। तो किस तरह से ये हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने हेल्पफुल है हमारे लिए। और फिर आगे देखते हैं इनका नेक्स्ट यूज क्या है, एंटीबायोटिक्स। ये भी आपने देखे होंगे, एंटीबायोटिक्स, मेडिसिन्स, ये भी क्या है, इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती हैं, फंगी से बनती हैं, एल्गा से बनती हैं। ठीक है, तो द मेडिसिन्स किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब ये जो मेडिसिन्स होती हैं वो क्या करती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देती हैं या फिर उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती हैं। तो जो ऐसी मेडिसिन्स जो भी डिसीज के जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ को या तो कम कर देती है या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देती है, किल कर देती हैं। तो ऐसी मेडिसिन्स को हम लोग बोलते हैं एंटीबायोटिक्स, हिंदी में प्रतिजैविक, है ना। तो ऐसी कौन सी मेडिसिन्स हैं, देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एसेट्रा, इस तरह की कुछ मेडिसिन्स हैं जिनको हम लोग एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। मतलब ये हमारे डिसीज में बहुत हेल्पफुल होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनी हुई होती हैं ये। तो ये क्या करती है, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देती है और उनकी ग्रोथ को बिल्कुल खत्म कर देती है। इसीलिए हम ऐसी दवाओं का यूज करते हैं अपने डिसीज में, और ये किससे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनी हुई होती हैं। तो इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, हमारे फ्रेंड की तरह हुए, क्योंकि वो हमारे काम आए मेडिसिन बनाने में। तो इसको भी किसने डिस्कवर किया था,
कि हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एंटीबायोटिक बना सकते हैं, तो ये किसने डिस्कवर किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आपको ये नाम बहुत अच्छे से याद रखने, ये चीज़ें हमारे बहुत आगे तक काम आती हैं। कि यहाँ पे जैसे पूछ लेते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस को किसने डिस्कवर किया, है ना? तो हमने पढ़ा कि लुईस पास्चर ने डिस्कवर किया। फिर एंटीबायोटिक्स को किसने बताया कि हम लोग फंगी से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं, तो वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने हमें बताया था। और उन्होंने क्या प्रिपेयर किया था? फफूंद से पेंसिलिन बनाई थी, फफूंद से पेंसिलिन बनाई थी। पेंसिलिन का आपने देखे भी होंगे, पेंसिलिन आपने अपने घरों में भी देखी होगी। हमारे कोई डिसीज या कुछ चोट तो हम लोग पेंसिलिन लगाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं? वो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं। तो आपको यूज समझ में आया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से हमारी लाइफ से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। वो फर्मेंटेशन में हमारी हेल्प कर रहे हैं, मेडिसिन्स बनाने में हमारी हेल्प कर रहे हैं, हमारे डेली फूड में भी हेल्प करते हैं। कर्ड बनाने के लिए मैंने आपको बताया था ना, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हमारी हेल्प करता है मिल्क से कर्ड बनाने में। तो आपने देखा ना कि किस तरह से ये हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? हमारे फ्रेंड है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि वैक्सीन क्या है। आपने सुना होगा ना, वैक्सीनेशन लोग कराते हैं बहुत सी बीमारियां लाइक हैजा और हेपेटाइटिस, पोलियो वगैरह के लिए क्या है? वैक्सीन लगाई जाती हैं। आपने भी बचपन में पोलियो की 2 बूंद पी होंगी ना, आप टीवी पे, न्यूज़पेपर पे इसका क्या है? ऐड देखते हैं ना, और हम बच्चों को 2 बूंद पोलियो की पिलाई भी जाती है। तो ये सब क्या है? वैक्सीन है। मतलब ये वैक्सीन्स क्या करती है? हमें बीमारी से लड़ने की पावर देती है। मतलब अगर हमने किसी पर्टिकुलर डिसीज का वैक्सीन लिया हुआ है तो फिर हमें वो डिसीज नहीं होती, क्योंकि वो वैक्सीन हमें प्रोटेक्ट करती है उस डिसीज से। तो देखिए वैक्सीन क्या है? द एंटीबॉडीज, मतलब प्रतिरक्षी हिंदी में बोलते हैं इसे, रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर, ये जो वैक्सीन होती है हमारी बॉडी में रहती है और वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिसीज, और हम लोग उस डिसीज से क्या है? बचे हुए रहते हैं। कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है हमें डिसीज। तो ये वैक्सीन्स क्या करती है? हमें पहले से ही प्रोटेक्ट करती है। तभी तो हम लोगों को बचपन में पोलियो की 2 बूंद पिलाई गई, जिससे क्या होगा कि हमें पोलियो से लड़ने में हमें पावर मिलेगी, फिर हमें पोलियो नहीं होगा। इसीलिए कुछ बीमारी होने से पहले ही जिन डिसीज की वैक्सीन्स आ चुकी हैं, तो हम सब लोग वो वैक्सीन क्या है? पहले से ही लगवा लेते हैं। टीकाकरण जिसको बोलते हैं, वैक्सीनेशन बोलते हैं, है ना? तो इससे क्या है? पहले से ही हम लोग बिल्कुल प्रोटेक्ट हो जाते हैं, हमें वो डिसीज नहीं हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप समझे कि वैक्सीन का क्या यूज है हमारे लिए, और इसको भी डिस्कवर किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर किया था। वैक्सीन सबसे पहले किसके लिए बनाई थी उन्होंने? स्मॉल पॉक्स के लिए। आपने स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स ये सब तो सुना ही होगा ना। तो ये इस बीमारी के लिए इन्होंने सबसे पहले वैक्सीन बनाई थी। किसने बनाई थी? एडवर्ड जेनर ने। तो ये भी आपको नेम याद रखना है। हमने 3 नेम पढ़े, जिसमें से लुईस पास्चर ने डिस्कवर किया फर्मेंटेशन को, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया एंटीबायोटिक्स बनाई उन्होंने हमारे लिए, और एडवर्ड जेनर ने क्या किया? वैक्सीन बनाई हमारे लिए। तो कितना हेल्पफुल हुए ना ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए। तो अब हम लोग फ्रेंड के बारे में तो जान चुके कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से हमारे फ्रेंड रहे, उन्होंने कितनी हेल्प की हमारे लिए, क्या क्या चीजें उन्होंने हमारी बनाने में हेल्प की। तो अब कुछ हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे पढ़ेंगे जो हमारे लिए फो की तरह काम करेंगे, मतलब हमारे शत्रु होंगे, जो हमें हमारे लिए हार्मफुल है, हमें हर्ट करते हैं, हमें मतलब हानि पहुंचाते हैं। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पैथोजन से। ये पैथोजन्स क्या हैं? जिनको रोगाणु बोलते हैं, ठीक है हिंदी में। ये क्या है? डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं, मतलब ऐसे सूक्ष्म जीव जो डिसीज कॉज करते हैं, जिनसे हमें डिसीज होती है, ऐसे माइक्रोब्स को या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग पैथोजन्स बोलते हैं। एक नाम दे दिया उन्हें, रोगाणु वाहक, मतलब जो रोगों को हमारे पास लाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पैथोजन्स।
तो स्टूडेंट्स देखिए अब नेक्स्ट क्या है, कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती है। कम्युनिकेबल से मतलब जो हमें कांटेक्ट से हो जाती हैं एक दूसरे के। कम्युनिकेबल से आपको समझ में आ रहा हो, कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि जब हम दो लोग कोई कांटेक्ट में आते हैं ना, तो ये कौन सी डिसीज है जिसमें, जिनको हिंदी में बोलते हैं संक्रामित रोग, संक्रमित रोग है ना, जो दो लोगों के कांटेक्ट से हो जाती है। तो ऐसा कैसे हो जाता है, माइक्रोबियल डिसीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन, देखिए क्या है, एन इन्फेक्टेड पर्सन से क्या हो जाती है, एक हेल्दी पर्सन को हो जाती हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेबल डिसीज क्या है, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को हो जाती है, क्योंकि वो जब वो दो लोग कांटेक्ट में आते हैं तो वो डिसीज क्या है, हमें इन्फेक्टेड जिस पर्सन को हुई है वो डिसीज, तो दूसरे हेल्दी पर्सन को भी हो जाती है, क्योंकि वो लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आए। तभी हमें कुछ डिसीज से बोला जाता है ना कि उसके कांटेक्ट में मत जाना, उसे ये डिसीज हुई है, नहीं तो तुम्हें भी हो जाएगी। अक्सर हम लोगों ने घर में बातें करते हुए सुना होगा पेरेंट्स से, बड़े लोगों से, है ना, कि हमें कम्युनिकेबल डिसीजेस से दूर रहना चाहिए, जिससे क्या है वो हमें भी ना हो जाए। तो ऐसी कौन सी बीमारी है जो हमें कांटेक्ट से हो जाती है, जिन्हें हम लोग कम्युनिकेबल डिसीज बोलते हैं, लाइक कॉलरा, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस, मतलब टीबी आपने सुना है ना, और कोल्ड तो जनरली हमारे घरों में सबको होता है। अगर आपने देखा होगा कि हमारे घर में किसी एक को कोल्ड होता है तो हम सभी फैमिली मेंबर्स को हो जाता है, क्योंकि ये क्या है, कम्युनिकेबल डिसीज है, एक दूसरे के कांटेक्ट से हो जाती हैं। ठीक, तो स्टूडेंट्स आपने समझा कि कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती है और ये किस तरह से हमारे लिए हार्मफुल है, इसीलिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे क्या है, फो है। तो आगे देखते हैं हम कि हमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन कौन सी डिसीज हो सकती है और उनका मीडियम क्या है, ट्रांसमिशन क्या है, मतलब वो किस तरह से हमारे बॉडी में आ जाते हैं कि हमें वो डिसीज हो जाती है। तो पहले देखिए हम लोग कैरियर्स देखेंगे, मतलब ऐसे कौन कौन से कैरियर्स हैं जिनके थ्रू क्या है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आ जाते हैं। तो हाउस फ्लाई, ये तो हमारे घरों में होती ही है, मक्खी, मॉस्किटो भी होते हैं सभी के घरों में, तभी क्या है ये सब बीमारियां भी हम सब ह्यूमन बींग्स को होती हैं। एक मलेरिया जो है वो एनाफ्लीज मॉस्किटो से होता है मलेरिया, ये आपको नाम याद रखने हैं। और फीमेल एडीज मॉस्किटो है। एक मॉस्किटो में भी कई कैटेगरी होती है ना, तो ये कुछ नेम है। जो एनाफ्लीज मॉस्किटो होता है उसी से हमें मलेरिया होता है। और एक फीमेल एडीज मॉस्किटो है, मतलब ये मॉस्किटो का नेम है, फीमेल है वो और उसका नाम है एडीज, मतलब उसकी एक कैटेगरी है एडीज। तो वो क्या कॉज करते हैं, डेंगू। अगर उस मच्छर ने हमें काट लिया तो हमें डेंगू हो जाता है। ऐसे ही कुछ हम ह्यूमन डिसीज देखने वाले हैं और कुछ माइक्रोब्स देखने वाले हैं किनसे होता है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब वो किस तरह से हमारी बॉडी में आए। तो फर्स्ट डिसीज है जिसमें ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, जिसको हमने अभी बताया था ना यहाँ कि ये कम्युनिकेबल डिसीज है, मतलब कांटेक्ट से हो जाती है। अगर कोई पर्सन इस डिसीज से इन्फेक्टेड है और उसके कांटेक्ट में कोई हेल्दी पर्सन आया तो वो डिसीज उसको भी हो जाएगी। तो अब देखिए ट्यूबरकुलोसिस कैसे, कौन सा माइक्रोब्स है जो इसको कॉज करता है, तो ये बैक्टीरिया से होती है और इसका ट्रांसमिशन मोड है एयर, मतलब हम कांटेक्ट में आएंगे तो एयर से, एयर तो हर जगह फैलती है, तो जब एयर इस इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आई और वही एयर किसी हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आ गई तो क्या है, उसे भी ट्यूबरकुलोसिस हो गया। तो ये ट्रांसमिशन का मोड हो गया एयर, और माइक्रोब्स कौन है, बैक्टीरिया, जो इसको कॉज करता है ट्यूबरकुलोसिस को। तो आपको इतना समझ आया। नेक्स्ट बीमारी है मीजल्स। मीजल्स मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको खसरा। तो खसरा भी, इसके लिए कौन सा माइक्रोब है, वायरस है, और ये भी क्या है, एयर से होती है। ये भी एयर्स के थ्रू हमारी बॉडी में वायरस आ जाता है इसका, मीजल्स का, और हम जो पर्सन है वो मीजल से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। फिर चिकन, स्मॉल पॉक्स, मतलब ये सब देखा होगा ना, चिकन पॉक्स है ये, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स जो बोलते हैं, जो हमारी बॉडी में छोटे छोटे से दाने निकल आते हैं, तो इसमें भी हमें दूर रखा जाता है ना, क्योंकि ये भी क्या है, कम्युनिकेबल डिसीज है, कांटेक्ट में आने से हो जाती है। तो ये भी क्या है, वायरस से होती है, और इसका भी ट्रांसमिशन मीडियम क्या है, एयर, ये भी एयर से ही फैलती है। फिर नेक्स्ट पोलियो, अभी मैंने आपको बताया था ना, पोलियो की वैक्सीन हम लोग इसीलिए लगवाते हैं
तो ये भी क्या है, वायरस से ही कॉज होती है और इसका भी ट्रांसमिशन मीडियम क्या है, एयर या फिर वाटर। मतलब गंदा वाटर जब हम लोग पी लेते हैं तो भी क्या है, पोलियो हमें हो सकता है। नेक्स्ट बैक्टीरिया से कॉलरा क्या है, कॉलरा एक डिसीज है जो क्या है, बैक्टीरिया कॉज करते हैं। अगर हमारी बॉडी में इस चीज का बैक्टीरिया चला गया किसके मीडियम से, या तो वाटर या तो फूड, मतलब हमने गंदा फूड खा लिया या गंदा पानी पी लिया तो क्या है, बैक्टीरिया, कॉलरा का बैक्टीरिया हमारी बॉडी में चला गया और फिर क्या हमें कॉलरा डिसीज हो जाती है। इसी तरह से टाइफाइड, टाइफाइड में भी हमने अगर गंदा पानी पी लिया कहीं से भी, है ना, तो फिर क्या है, वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में चला गया और बैक्टीरिया टाइफाइड का चला गया तो फिर हमें क्या है, टाइफाइड हो जाता है। इसी तरह से हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी भी होते हैं जिनके वैक्सीन हम लोग लगवाते हैं, इसीलिए तो हम लोग लगवाते हैं वैक्सीन इनके कि ये बीमारियां हमें ना हो, क्योंकि अगर होती भी हैं तो हमने वो वैक्सीन पहले से लगवा रखी है तो वो क्या है, हमें इस बीमारी से प्रोटेक्ट करती है। तो ये भी क्या है, गंदे पानी, वाटर से होती है और इसका कॉजिंग माइक्रोब्स है वायरस। तो हेपेटाइटिस क्या है, वायरस से होता है। तो स्टूडेंट्स आप इस टेबल को बिल्कुल क्लियरली देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि हमसे पूछा जाता है कि ट्यूबरकुलोसिस किस माइक्रोब से होता है, मतलब बैक्टीरिया से होता है, फंगी से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, किससे होता है, इसका ट्रांसमिशन मीडियम क्या है। बहुत बार हमसे इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना कि एयर से होने वाली गंदी एयर या गंदा वाटर या फूड, है ना, इस तरह से होने वाले कुछ डिसीज के नाम बताओ। तो ये टेबल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो फ्रेंड स्टूडेंट्स हम लोग आगे देखते हैं मलेरिया। मलेरिया तो मॉस्किटो से होता है, अभी हमने ऊपर देखा, और कौन से मॉस्किटो से, एनाफ्लीज नाम के मॉस्किटो से होता है। और इसका कॉजिंग माइक्रोब्स क्या है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ मॉस्किटो के थ्रू प्रोटोजोआ हमारी बॉडी में चला जाता है मलेरिया का, और फिर क्या है, हमें मलेरिया डिसीज हो जाती है। तो आपने ये टेबल पूरी देखी और आपने डिसीज देखे कि किस तरह से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फो है, मतलब हमारे लिए हार्मफुल है। अगर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हेल्पफुल है तो कुछ हमारे लिए हार्मफुल भी हैं। तो ये दोनों पहलू आपने देखे। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन क्या है, आप मिल्क के पैकेट खरीदते होगे तो आप अधिकतर पैकेट में अगर आपने पढ़ा होगा तो देखते होगे ना कि पास्चराइज्ड मिल्क है ये, तो आपके माइंड में क्वेश्चन तो क्लिक करता ही होगा कभी ना कभी कि इसमें ये क्यों लिखा रहता है, आपने क्वेश्चन किया भी होगा। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे कि ये पास्चराइजेशन मिल्क होता क्या है, ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट किया जाता है। कितने सेकेंड के लिए, 15 to 30 सेकेंड। केवल कितनी देर के लिए, 15 से 30 सेकेंड के लिए हम लोग इसको हीट करते हैं, और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है 70 डिग्री सेल्सियस। और जब ये हीट हो जाता है इतने सेकेंड के लिए तो तुरंत हम इसको चिल्ड भी करते हैं, मतलब ठंडा कर देते हैं, और फिर हम लोग इसको स्टोर करते हैं। तो हमने इसको ठंडा किया और फिर हमने इसको स्टोर किया, मतलब 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हमने 15 to 30 डिग्री सेकेंड के लिए हमने मिल्क को हीट किया और उसके बाद तुरंत चिल्ड किया और फिर हम उसको स्टोर करते हैं। तो इस तरह से जो प्रिपेयर किया गया मिल्क, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पास्चराइजेशन। ये क्या होता है, मिल्क इससे जल्दी खराब नहीं होता है, क्योंकि ये माइक्रोब्स की ग्रोथ को फिर कम कर देता है, किल कर देता है माइक्रोब्स को। तो दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुईस पास्चर। अब इसको किसने डिस्कवर किया, लुईस पास्चर। और अभी हम लुईस पास्चर का एक और प्रोसेस पढ़ चुके हैं, क्या, फर्मेंटेशन को भी किसने बताया था, लुईस पास्चर ने बताया था, और पास्चराइजेशन को भी लुईस पास्चर ने बताया। तो आपको ये नेम तो बिल्कुल अच्छे से रट लेने हैं। फर्मेंटेशन को लुईस पास्चर ने बताया, फिर एंटीबायोटिक्स को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बताया, मतलब एंटीबायोटिक्स कैसे प्रिपेयर की जाए इस प्रोसेस को, और फिर वैक्सीन को डिस्कवर एडवर्ड जेनर ने किया, और यहाँ पे पास्चराइजेशन को भी लुईस पास्चर ने डिस्कवर किया। अब हम कुछ पढ़ेंगे फूड प्रिजर्वेटिव्स के बारे में, मतलब अगर ये माइक्रोब्स हैं, ये हमारे फूड को बनाने में हेल्प करते हैं तो हमारे फूड को खराब भी तो कर सकते हैं, क्योंकि हम इस चैप्टर में डिस्कस ही कर रहे हैं।
फ्रेंड्स एंड फो, अगर कुछ माइक्रोब्स हमारे फूड को प्रिपेयर करने में हेल्प कर रहे हैं तो कुछ माइक्रोब्स हमारे फूड को खराब करने में भी हमारी हेल्प करेंगे। तो उन्हीं से बचने के लिए हम कुछ क्या है, फूड प्रिजर्वेटिव्स का यूज करते हैं, क्योंकि ये हमारे फूड को बचाते हैं, इसीलिए हम इनको फूड प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं। तो इनमें कौन कौन से आइटम है जो हमारे फूड को बचाते हैं, लाइक सॉल्ट हो गया, शुगर, विनेगर, सोडियम बेंजोएट, ये कुछ फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं जो हमारे फूड को बचाते हैं। लाइक सॉल्ट में देखिए कैसे बचाते हैं सॉल्ट, आपने घर में अचार देखा होगा ना, इमली देखी होगी, तो उसमें क्या है, सॉल्ट डाला जाता है, तो यही क्या है, हमारे अचार को खराब होने से बचाता है। और ये जब अचार को खराब होने से बचाता है तो ये एक फूड प्रिजर्वेटिव हो गया ना। अब शुगर को देख लीजिए, हम लोग घर में मीठा अचार बनाते हैं, जैम बनाते हैं, तो जैम क्या है, शुगर की वजह से ही तो चल जाता है ना, हम लोग महीनों तक या हफ्तों तक खाते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है, शुगर की वजह से। अगर हम शुगर नहीं डालेंगे तो फिर वो हमारा जैम बेकार हो जाएगा। तो शुगर हमारी जैम को अच्छा बना के रखने के लिए हेल्प करता है। और विनेगर को भी हम लोग पिकल्स में, अपने अचार में डालते हैं, तभी तो देखिए हम लोग सालों तक, ईयर्स तक अपने अचार को बचा के रख सकते हैं। तो इसी तरह से ये हमारे फूड प्रिजर्वेटिव्स हुए, क्योंकि ये क्या है, माइक्रोब्स को उसमें आने नहीं देते हैं, ये उनकी ग्रोथ को खत्म कर देते हैं। ठीक, इसी तरह सोडियम बेंजोएट है। तो इसी तरह से कुछ प्रिजर्वेटिव्स हमने देखे जो हमारे फूड को क्या है, खराब होने से बचाते हैं। कुछ माइक्रोब्स हमारे फूड को प्रिपेयर कर रहे हैं और कुछ माइक्रोब्स हमारे फूड को बचा रहे हैं। तो आपने दोनों फैक्ट देख लिए कि किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड एंड फो है। ऐसे ही हम लोग कुछ चीजें और हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में भी माइक्रोब्स हमारी हेल्प करते हैं। मैंने आपको एक राइजोबियम बैक्टीरिया बताया था ना, जो नाइट्रोजन को क्या है, गैस फॉर्म से लिक्विड फाइड में चेंज कर देता है, और फिर क्या है, वो प्लांट की रूट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेती है नाइट्रोजन को। तो इस तरह से सॉइल की फर्टिलिटी भी क्या है, बढ़ जाती है। तो स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर में पूरा डिस्कस किया माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में कि वो किस तरह से हमारे फ्रेंड एंड फो है। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। और आज का लेक्चर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।